बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 नेशनल इनकम। आज का जो हमारा हदफ है वो चैप्टर नंबर 5 और जो हमारा एक चैप्टर नंबर 6 रह गया था वो, और इसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 को हम कवर करेंगे और रिमेनिंग टाइम में चैप्टर नंबर 8 को भी डिस्कस करेंगे जितना टाइम हमारे पास बच गया। लेकिन जी चैप्टर नंबर 5 हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें हमने सारे लोगों की मींस के पूरे कंट्री की हमने लोगों की डिमांड्स को देखना होता है। इसमें हमने तो सप्लाई को देखना है कि कितनी सप्लाई हुई है, कितनी डिमांड हुई है। मींस के जस्ट अगर सिर्फ एक इंडिविजुअल को देखेंगे तो वो हमारे लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, और अगर हम पूरे कंट्री की डिमांड्स और सप्लाई को देख रहे होंगे तो ये हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। सर अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। नंबर 1 पे है इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहला इसका क्या है जी कि ये इसलिए वर्क करता है कि वेल्थ ऑफ कंट्री, कि हम अपने कंट्री में जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लें ताकि जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो पहले से बेहतर हो जाए। लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए यहाँ पर काम किया जाता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ में आ जाए। उसके लिए जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट इख्तियार करती है वो उनको फुलफिल किया जाता है। नंबर 2 पे है गवर्नमेंट ये चाहती है कि हर बंदा एम्प्लॉयमेंट में आ जाए, मींस कि नो अनएम्प्लॉयमेंट, कि कहीं पर भी कोई बेरोजगारी ना हो, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो, हर बंदा रोजगार पर हो, हर बंदे को रोजगार के मौका फराहम किए जाए। ये भी गवर्नमेंट का जो है वो पॉलिसीज में आता है, ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि गवर्नमेंट जो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज बनाती है उसके ऑब्जेक्टिव में ये आता है कि हायर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, और जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होंगी उससे क्या हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाती है। नंबर 3 पे है स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल एंड एक्सचेंज रेट। इसमें क्या होता है कि हम कोशिश क्या होती है गवर्नमेंट की कि वो स्टेबल कर दे, किसको, प्राइस लेवल को स्टेबल कर दे। जो आए दिन फ्लक्चुएशन हो रही हैं प्राइस में, कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, तो इससे बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। किसकी मदद से, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की मदद से। वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की मदद से एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करती है, और जब वो उसे कंट्रोल कर लेती है तो उसकी कोशिश होती है कि वो उसे इक्विलिब्रियम पर ले आए, कि जितनी इंपोर्ट होती है उससे ज्यादा ही कोशिश होती है उनकी कि हमारी एक्सपोर्ट हो। बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स देख रहे होंगे या गवर्नमेंट कंट्रोल मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर ज्यादा जो है कंट्रोल वो गवर्नमेंट का है, तो उसमें क्या होगा कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करेगी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल लाने की कोशिश करेंगी। वो कहेंगे कि जी प्राइस लेवल को स्टेबल रखा जाए, इन्फ्लेशन ना हो, महंगाई ना हो, एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करेंगे ताकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम पर आ जाए। लें जी नेक्स्ट आ जाता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। से नेशनल इनकम क्या होगी, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वो तमाम गुड्स या सर्विसेज जो एक ही बाउंड्री के अंदर, मींस कि सिर्फ एक बाउंड्री या एक कंट्री के अंदर रहकर वो तमाम फाइनल गुड्स या वो तमाम सर्विसेज जो हमने दी है एक पीरियड में, और वो पीरियड क्या है 1 ईयर का, मींस के 1 साल के अंदर पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं फाइनल गुड्स, जो तैयार शुदा है, रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रहा, फाइनल गुड्स, जितनी भी फाइनल गुड्स हैं और सर्विसेज हैं, इनकी जो मार्केट वैल्यू होगी, जो भी मार्केट वैल्यू होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, नेशनल इनकम कहलाएगी। सर अब इसको कैलकुलेट करेंगे जब, तो ये हमें कुछ बातों का ख्याल करना पड़ेगा
कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हुए हम किन बातों का ख्याल करेंगे। नंबर 1 पे ये कहता है नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट या नेशनल प्रोडक्ट, ये तीनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इसे हम देखेंगे जब हम इसका फ्लो पढ़ रहे होंगे इनकम का, तो इसमें ये चीज जो है मैं वो आप लोगों को प्रूव करवा दूंगा। नंबर 2 पे क्या है जी, नेशनल इनकम इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो मार्केट वैल्यू है, अब वर्ड एक मार्केट वैल्यू आएगा, एक फैक्टर वैल्यू आएगा। हमने क्या देखना है, मार्केट वैल्यू मींस कि जो चीजें मार्केट में आ गई और वो मार्केट की ही प्राइस पे बिकी होंगी, वो तमाम फाइनल गुड्स और सर्विसेज हमने वो लेनी है। जब वो हम देखेंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी, नेशनल इनकम। और कौन सी, ओनली फाइनल गुड्स, जो कंप्लीट गुड है, जो कंप्लीट हो चुकी हैं वो गुड्स और सर्विसेज विल बी टेकन इनटू अकाउंट। हमने अकाउंट में वो चीजें ऐड करनी है इसे कैलकुलेट करते हुए जो कि फाइनल होंगी। और मैयर फॉर ओनली फॉर 1 ईयर, ये सिर्फ 1 साल के लिए मैयर होती है, अगले साल के लिए आपको दोबारा इसे मैयर करना पड़ता है। ये 2 से 3 कंसेक्टिव ईयर्स के लिए कैलकुलेट नहीं होती। उसके बाद है जी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ओनली थ्रू लीगल चैनल। और ये कोई इलीगल वे में आपने ना की हो, जो भी आपने गुड्स बेची हैं या आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उनका चैनल जो है वो लीगल होना चाहिए, इलीगल चैनल नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बातें आपके माइंड में होनी चाहिए इसको कैलकुलेट करते हुए, नेशनल इनकम को निकालते हुए। सर अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है, इसमें जीडीपी और जो आपका जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल इनकम, इसमें एक माइनर सा चेंज है। अगर हम किसी ऐसे पर्सन को बताएं जो पढ़ा लिखा नहीं है, हम उसे यही कहेंगे कि ये जो हमारी जीडीपी और नेशनल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम और जीडीपी दोनों सेम ही है, एक ही है, ये किसको बताएंगे, हम उस पर्सन को बताएंगे जो पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस करते हुए हम ये बताएंगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के और मेथड हैं और जीडीपी को कैलकुलेट करने के और मेथड हैं। और सर जो बच्चा कह रहे चैप्टर पॉइंट नंबर 2 और 3, वो एक दफा जो है वो इसे दोबारा सुन लीजिएगा कि चैप्टर पॉइंट नंबर 2 और 3 में वो क्या कहता है, वो कहते हैं नेशनल इनकम इज द मार्केट वैल्यू। डेफिनेशन को ही मैंने अलग अलग करके लिखा है कि ये पॉइंट्स आपको आने चाहिए। मार्केट वैल्यू होनी चाहिए किन की, फाइनल गुड्स और सर्विसेज की। अब जहां पर ये वर्ड मैंने बोला था कि एक फैक्टर प्राइस भी होती है और एक मार्केट प्राइस होती है, फैक्टर प्राइस और मार्केट आगे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी तक यहां पर क्या आपने लेना है, मार्केट प्राइस लेनी है। अब इसमें माइनर जो चेंज था वो क्या था, टोटल मार्केट वैल्यू, वो तमाम वैल्यूज उनका सम जब कर लेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, जीडीपी कहलाएंगी। किन वैल्यूज का, अगर इससे आगे डेफिनेशन अब आप देखें तो वो किसकी है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन बाउंड्री फॉर ऑफ ए कंट्री इन ए गिवन पीरियड यूजुअली 1 ईयर। जो 1 साल के पीरियड के अंदर एक ही बाउंड्री के अंदर तमाम फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो नेशनल इनकम कहलाएगी, और जो टोटल मार्केट वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, जीडीपी कहलाएगी। माइनर डिफरेंस है, जस्ट इसकी कैलकुलेशन के मेथड अलग अलग है। सर इसके कंपोनेंट्स की अगर बात करूं तो जीडीपी के कंपोनेंट में आएगा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब यहां पर x और मैंने m मेंशन किया है, ये जो x माइनस m है ये क्या डिनोट करवाता है, यहां पर x डिनोट करवाता है कि ये है एक्सपोर्ट और m बताता है कि ये क्या है, इंपोर्ट। आपने अब क्या करना है, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देंगे तो आपके पास इनका क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा। और ये नेट में हमने इसे लिखा हुआ है, ये कंजम्पशन है जो हम लोग
चीजें मार्केट से खरीदते हैं तो कोई चीज हम उसके बदले में पैसे देते हैं तो वो कंजम्पशन है। और इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टर है वो किसी भी जगह पर कोई बिजनेस करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो इन्वेस्टमेंट। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट खर्च करती है लोगों पर, उन सब को अगर आप जमा कर लेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी नेट कर लेंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, जीडीपी बन जाएगा। और जीडीपी के ये कंपोनेंट्स है, इसे कहते हैं कंपोनेंट। सर जीडीपी इज द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, ये आपकी इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड है। मींस कि आपकी इकोनॉमी में जितनी भी डिमांड्स हुई हैं वो किसी भी प्रोडक्ट की हो सकती है, उन सबको जब जमा कर लेंगे तो वो एग्रीगेट बन जाएगा। और वो तमाम डिमांड्स को जब करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बन जाएगा। और किस में, पूरी इकोनॉमी में जब उनका मार्केट वैल्यू ले लेंगे और वो टोटल में होगी तो क्या कहलाएगी, जीडीपी। तो जीडीपी इज द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। सर अगर एग्जामिनर खामोश है तो फिर ये हिंट अपने माइंड में रखिएगा कि जीडीपी के बारे में अगर वो खामोश है तो हम कहेंगे कि ये जीडीपी मार्केट प्राइस का बता रहा है कि ये जीडीपी क्या है, ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये मार्केट प्राइस क्या है, ये भी अभी हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट प्राइस क्या है। यहाँ पे हम इसे जो है वो डिस्कस करते हैं। एक होती है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। यही यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा करने वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसे अच्छे से समझ लेंगे तो ये आपके लिए नेक्स्ट पूरे चैप्टर के लिए जो है वो फायदा देगा। देखें जी, एक है जी फैक्टर कॉस्ट, एक है मार्केट प्राइस। अब एक फैक्टर कॉस्ट है, एक मार्केट प्राइस है। आपने कोई भी प्रोडक्ट ए बनाई, जब आपने कोई प्रोडक्ट ए बनाई होगी उसके ऊपर जो भी कॉस्ट आई होगी, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी आई होगी, एक तो वो कॉस्ट। अब जब आपने वो प्रोडक्ट मार्केट में निकालने की कोशिश की कि मैं इसे मार्केट में जाके बेचता हूं, तो जब आप इसे मार्केट में लेकर जाने लगे तो गवर्नमेंट ने कहा भाई किधर जा रहे हैं। आपने कहा कि यार मैंने ये चीज बनाई है, मैं इसे बेचने जा रहा हूँ। गवर्नमेंट ने कहा ऐसे नहीं जाएंगे, इसके ऊपर हम आपसे इनडायरेक्ट टैक्स लेंगे। मींस इसके ऊपर हम टैक्स इंपोज करेंगे। जब भी हम कोई चीज लेते हैं तो उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स हम पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम खुद पे गवर्नमेंट को नहीं करते, लेकिन उसके अंदर मेंशन होता है, जैसे कि सेल टैक्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनका इनडायरेक्ट टैक्स। ये बेस्ट एग्जांपल है इनडायरेक्ट टैक्स की कि सेल टैक्स, जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसके ऊपर 17% हम टैक्स देते हैं। क्या वो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हैं? नहीं। लेकिन अगर हम सुपर बिस्कुट बिस्किट भी लें तो उसके अंदर भी कोई 7 पॉइंट समथिंग जो है वो टैक्स इंक्लूड होता है रिटेल प्राइस के साथ। तो इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट इसके ऊपर लगा देगी और फिर कहेगी चलें जी ये कुछ आपको हम जो है वो सब्सिडी दे रहे हैं। तो जब सब्सिडी मिलेगी तो वो गवर्नमेंट की तरफ से हमें फायदा मिलेगा, और जो मिलेगा हम उसमें से माइनस करके वो चीज मार्केट में ले आते हैं और उसकी एक कॉस्ट फाइनल हो जाती है और वो उस कॉस्ट पे बिक रही होती है। वही हम क्या, वो कॉस्ट हमारी मार्केट प्राइस कहलाएगी। अब ये है फैक्टर कॉस्ट की प्राइस में लेकर जाना। और अगर हम पहले ही मार्केट प्राइस में हैं, क्योंकि एग्जामिनर तो खामोश है, और जब एग्जामिनर खामोश है तो हम किस पे खड़े हुए हैं, हम खड़े हुए हैं मार्केट प्राइस पे। अगर वो कहता है हमें मार्केट प्राइस पे खड़े हैं, मुझे वापस फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो सर वापस आने के लिए हम क्या करेंगे, यही प्रोसेस को हम उल्टा देंगे। अगर हम मार्केट से कोई चीज वापिस कर देंगे जो भी उसकी कॉस्ट होगी, तो हम कहां पर आ जाएंगे,
हम उनसे ये कहेंगे कि चलें जी, अगर ऐसे कह लेता हूँ कि ये एक पर्सन ए है, वो मार्केट से कोई चीज लेने गया, उसको मार्केट वालों ने कहा कि इसके ऊपर जो है 17% तो टैक्स है, हम आपको हस्बैंड भी दे देते हैं। ये माइनस करने के बाद उसकी एक मार्केट प्राइस बन गई, हमें चीज पसंद नहीं आई, हम वापस देने चले गए। जब हम वापस देने जाएंगे तो हमें वो वाला डिस्काउंट वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मींस के सब्सिडी को क्या कर देंगे, वापस कर देंगे, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मींस क्या होगा कि जब हमने मार्केट प्राइस से वापस फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए हमें इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ा और सब्सिडी हमें मिली। जब हम वापस जाएंगे तो क्या करेंगे, सब्सिडी को प्लस कर देंगे, यानी कि वापस ऐड कर देंगे, और इनडायरेक्ट टैक्स जो हमने ऐड किया था वो हम लेस करके वापस किस तरफ आ जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएंगे। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो अब देखें जी कि जब हम जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे तो उसके लिए जीडीपी मार्केट प्राइस, उस मार्केट प्राइस में हम सब्सिडी को ऐड कर रहे हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर रहे हैं। और अगर मैं कहूं कि जीडीपी मार्केट प्राइस पर हम नहीं है, हम फैक्टर कॉस्ट पे हैं, हमने जीडीपी मार्केट प्राइस पे जाना है, तो ये जो चीजें इस तरफ हैं ये हम इस तरफ लाकर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम कहां पर आ जाएंगे, मार्केट प्राइस पे आ जाएंगे। ले जी नेक्स्ट पे आ जाएं, यही एक इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। जीएनपी, ये हमारे पास जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये ग्रॉस में है, ग्रॉस से क्या मुराद है कि इससे पहले इसमें जितने भी खर्चे हैं वो अभी तक हमने कोई भी माइनस नहीं किया। और नेशनल का मतलब है कि जो हमारे कंट्री में हो रहा है। डोमेस्टिक का मतलब होता है जो हमारे कंट्री के अंदर रहकर हो रहा हो। जैसे कि अभी हमने ये पढ़ा डोमेस्टिक, जो हमारे कंट्री के अंदर रहकर हो रहा था, हमने उसको डिस्कस किया है। अगर हम नेशनल को देखेंगे तो नेशनल में ये होगा कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पाकिस्तान के होंगे, लेकिन पाकिस्तान से आउट चले गए, अर्निंग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए पाकिस्तान से आउट चले गए हैं, कि हम पाकिस्तान से बाहर गए हैं पैसा कमाने। और कुछ बेवकूफ ऐसे भी होंगे जो पाकिस्तान में आएंगे और पैसा कमाएंगे। मींस कुछ पाकिस्तान में आए हैं और कुछ पाकिस्तान से चले गए हैं। अब ये क्या है जी कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग आए, उन्होंने पैसा कमाया, कुछ पाकिस्तान से बाहर गए, उन्होंने पैसा कमाया। अब हमने कंट्री को देखना है, हमने अपने मुल्क का जीडीपी निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे कंट्री का जीडीपी आ जाए, हम कहेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट का मैंने वर्ड बोला है तो इसमें कहीं पर भी इनडायरेक्ट टैक्स अभी ऐड नहीं हुआ होगा, सब्सिडी अभी तक कोई भी माइनस नहीं हुई होगी। अगर यहाँ पर मार्केट प्राइस लें या यहाँ पर इसे मार्केट प्राइस में लेके आएंगे तो मार्केट प्राइस में लाने के लिए आपको इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करना होगा, सब्सिडी माइनस करनी होगी, तो आप कहां पर आ जाएंगे, मार्केट प्राइस पर आ जाएंगे। अब नेट प्रॉपर्टी फ्रॉम अब्रॉड का क्या मतलब है, इसमें ये होगा कि आपने जो पैसा, नेट प्रॉपर्टी फ्रॉम अब्रॉड का क्या होगा, जो पैसा चाइना वालों ने आकर पाकिस्तान में कमाया होगा वो पैसा, और जो पाकिस्तान के लोगों ने बाहर जाकर, आउट जाकर, और ये इन आउट जाकर यूएसए से कमाया होगा। यूएसए से आने वाला पैसा उसे नेट कर देंगे जो चाइना वाले पैसा लेकर गए, जो आया और जो गया, उन दोनों को क्या करेंगे, नेट कर देंगे, और जो अमाउंट वो बचेगी वो हम क्या कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारा जीएनपी निकल आएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे निकल आएगा। और अगर इसे आप जो है वो किस पर लेकर जाना चाहें, मार्केट प्राइस पर लेकर जाना चाहें, तो वो मैंने आपको सिंपल बता दिया कि आपको जस्ट दो चीजें करनी पड़ेंगी, एक इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करेंगे, दूसरा सब्सिडी को लेस करेंगे। इसके लिए भी की पॉइंट आपको याद क्या करने होंगे, ये क्या होना चाहिए,
ये जीएनपी जब भी आप कैलकुलेट करेंगे उस प्रोडक्शन की ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कंट्री ओनली, वो क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कंट्री ओनली, वो सिर्फ पाकिस्तान का ही होना चाहिए। देखें पाकिस्तान का ही था तो हमने क्या किया है, पाकिस्तान का था तो हमने क्या किया, पाकिस्तान वाले की इनकम में से जो उसने यूएसए से कमाई थी उसमें से जो पाकिस्तान का नहीं था उसकी इनकम को माइनस कर दिया। नेट करने के बाद हमने क्या किया, अपनी फैक्टर कॉस्ट में उसे ऐड किया, जीडीपी में ऐड किया और हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन गई। और इसमें भी तमाम की तमाम गुड्स फाइनल होनी चाहिए और इसमें किसी किस्म की भी डबल अकाउंटिंग से आपने अवॉइड करना है। डबल काउंटिंग का क्या मतलब है कि जो एक चीज पहले बिक गई है उसे आप दोबारा बेच रहे होंगे तो उसकी 2 दफा काउंटिंग हो जाएगी। तो इस ऐसी काउंटिंग से आपने क्या करना है, परहेज करना है, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। उसके बाद है जी ईयर ओनली फॉर 1 ईयर, इसके लिए भी जो पीरियड उन्होंने डिसाइड किया वो भी 1 ईयर का होगा। और नेक्स्ट है जी एनएनपी मींस के नेट नेशनल प्रोडक्ट। इससे पहले अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम ग्रॉस डिस्कस कर रहे थे जहां पर अभी हमने कोई खर्चा माइनस नहीं किया था। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकली होगी इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, कैपिटल डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, जो कि हमारा एक्सपेंडिचर होगा, खर्चा होगा। उसको माइनस करने से हमारी ग्रॉस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये करने के बाद अब हमको क्या करना है, अब हमने देखनी है कि हमारी ये हमने सारे खर्चे माइनस भी कर दिए, जो जो चीजें करनी थी हमने वो कर दी। अब हम कहां पर आ गए हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट पे आ गए हैं, हमने अपने एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया है। अब हम देखेंगे कि हमारी पर्सनल इनकम कितनी है। सर पर्सनल इनकम को देखने के लिए मैंने कहा पर्सनल इनकम मुझे फैक्टर कॉस्ट में चाहिए क्योंकि मैं तमाम के तमाम कैलकुलेशन फैक्टर कॉस्ट में लेकर आ रहा हूं। तो मैंने क्या कहा कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो निकली थी उसमें से मैं माइनस कर दूंगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या है, इसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। ये आपने अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा कि ऐसा प्रॉफिट जो आपने अर्न तो कर लिया लेकिन अभी तक आप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। ऐसा प्रॉफिट जो आपने अर्न तो कर लिया, कंपनी ने अर्न कर लिया, लेकिन वो प्रॉफिट अपने शेयर्स होल्डर में उसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसे कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। नंबर 2 पे है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। सर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन ऐसी कंट्रीब्यूशन होती है जो गवर्नमेंट किस लिए करती है, ये गवर्नमेंट करती है बेनिफिट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, ऑफ एम्प्लॉयज। गवर्नमेंट ये अपने एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिट करती है, बेनिफिट के लिए करती है, जैसे कि पेंशन वाली स्कीम होती है या कुछ ऐसा होता है कि आपकी सैलरी से हर दफा 2000 रुपीज जो है वो कट होते हैं। 2000 हमारी सैलरी से गए, 2000 गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से डालती है और एक जो है वो क्या कर रहे होते हैं, फंड जनरेट कर रहे होते हैं, एक फंड जनरेट कर रहे होते हैं और वो फंड आपको बाद में मिल जाता है या इमरजेंसी के केस में आपके लिए वो क्रिएट किया जा रहा होता है और उसे भी आप अपनी पर्सनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे। इवन इनकम में ऐड क्या है लेकिन आप उसे भी आप माइनस कर देंगे। और नंबर 3 पे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जो ये अमाउंट उसने डिस्ट्रीब्यूट अभी नहीं की थी अपने शेयर होल्डर को, उसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं की, उसके ऊपर जो वो टैक्स देगा, जो वो गवर्नमेंट को टैक्स देगा इसके ऊपर जो उसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं की, तो वो भी वो माइनस कर देगा, क्योंकि वो माइनस करके कहेगा कि ये टैक्स देने के बाद मेरे पास अब टोटल इतनी इनकम है, वो इसमें क्या करेगा, टैक्स वाली इनकम भी इसमें से माइनस कर देगा। और लास्ट पे है जी ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स ऐसी पेमेंट्स होती हैं जो कि अनअर्न्ड होती हैं, जो आपने कमाई नहीं होती बट आपको
मिल जाती हैं, ऐसी प्रॉफिट ऐसी पेमेंट्स को क्या कहते हैं, अनअर्न्ड पेमेंट्स या इनकम, और इसे ट्रांसफर पेमेंट भी कहते हैं। ये पेमेंट्स जो है वो नीचे मेंशन है कि टू वे वन वे होती हैं, क्योंकि अनअर्न्ड है, आपने कोई इसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की होंगी, इसके लिए आपने कोई गुड्स प्रोवाइड नहीं की होंगी, ये वन वे पेमेंट होती है, इसके बदले में आपने कोई भी चीज उसे नहीं दी होगी, और ये गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकती हैं या प्राइवेट की तरफ से भी हो सकती हैं। गवर्नमेंट जो है वो सोशल सिक्योरिटी या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, या पेंशन्स वगैरह हो सकती हैं, और अगर प्राइवेट की तरफ से या किसी इंडिविजुअल की तरफ से होगी तो वो चैरिटी या गिफ्ट्स वगैरह हो सकते हैं। नेक्स्ट सर, डिस्पोजेबल इनकम। अब ये सब कुछ करने के बाद, पर्सनल इनकम निकालने के बाद, अब हम आ गए हैं डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए। सर डिस्पोजेबल इनकम निकालेंगे कैसे? जो भी हमारी पर्सनल इनकम होगी, जो भी हमारी पर्सनल इनकम है, हमने डिस्पोजेबल इनकम को निकालने के लिए अपनी पर्सनल इनकम में से माइनस कर देना है पर्सनल टैक्स। सर कल भी किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? वो इनकम जो आपने कमा तो ली है, जो आपने अर्न तो कर ली, अर्न करने के बाद अभी तक उसके ऊपर आपने किसी किस्म का भी कोई भी टैक्स नहीं दिया, तो वो इनकम आपकी डिस्पोजेबल इनकम नहीं होगी। जब आप अपनी उस इनकम जो आपने अर्न की है उसके ऊपर कोई जो भी रेट है उस रेट पे टैक्स दे देते हैं, और जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी, वो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो आपकी अमाउंट कहलाएगी डिस्पोजेबल। अब डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, अपनी पर्सनल इनकम में से आप पर्सनल टैक्स को माइनस कर देंगे, और ये क्या होगा, जो कि आपकी एनुअल अर्निंग पर गवर्नमेंट टैक्स लेगी उसको पर्सनल टैक्स कहते हैं। जो भी आपकी अर्निंग होगी, और वो कितनी होगी, 1 ईयर की होगी। ये आप जाकर टैक्स में पढ़ेंगे कि ये जो है 30 जून पर साल खत्म होगा और 1 जुलाई पर स्टार्ट होगा, और ये एक 12 माह का जो पीरियड है, इसके अंदर जितनी भी आपने इनकम अर्न की होगी उसी को उसके स्लॉट्स के अकॉर्डिंग उस पर रेट लगाकर आप जो अपना पर्सनल टैक्स दे रहे होंगे। तो ये जब आप अपना पर्सनल टैक्स को हम कहेंगे कि ये आपकी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम है। नेक्स्ट है जी जीडीपी पर कैपिटा। सर जीडीपी पर कैपिटा में क्या है, जीडीपी पर कैपिटा में ये है। अब यहाँ पर जो है मुझे लगता है कि क्लास जो है वो कोई भी बच्चा एक्टिव नहीं है। 1 मिनट में चेक कर लूं कितने बच्चे एक्टिव हैं क्लास में यहाँ पर। ठीक है, ओके। पर इसे कह सकते हैं, तो आपके सिलेबस में जीडीपी पर इनकम लिखा हुआ है, तो जीडीपी पर इनकम कर लें या जीडीपी पर कैपिटा कर लें, सेम ही है। तो क्या होगा, जीडीपी पर कैपिटा या जीडीपी पर इनकम इज द एवरेज जीडीपी ऑफ ए कंट्री पर पर्सन। जो भी जितने भी पर्सन है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि पूरे कंट्री की जो जीडीपी है वो निकलती है 26 मिलियन, 2600 मिलियन जो है वो पूरे कंट्री की जीडीपी निकली है। और पूरे कंट्री में पर्सन कितने, मैं कह देता हूं 130 मिलियन जो है वो पॉपुलेशन है। तो मेरा जीडीपी पर कैपिटा क्या निकलेगा, मेरा जीडीपी पर कैपिटा निकलेगा सर RS 200। मेरा जीडीपी पर कैपिटा कितना निकलेगा, 200 निकलेगा। तो जीडीपी पर कैपिटा या जीडीपी पर इनकम निकालने के लिए जितनी भी जीडीपी निकली है उसे डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी पर इनकम या जीडीपी पर कैपिटा आ जाएगा। ले नेक्स्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। इसमें से एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं, और वो एमसीक्यूज जो है वो किस तरह पूछेगा, वो एमसीक्यूज इसमें से फ्लोज पूछ लेगा कि जो इनर फ्लो है या आउटर फ्लो है उसका नेम बता दें, या वो कौन सा फ्लो आउटर फ्लो कहलाएगा और कौन सा इनर कहलाएगा। इसे देख लेते हैं।
ले जी। सर हाउस होल्ड से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हाउस होल्ड जो है ये क्या करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है फर्म को, और ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर काम करता है एज ए लेबर। और आपको पता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्राइजेस भी कहते हैं इसे, या एंटिटी भी कहते हैं। जब ये एज ए लेबर काम करता है किसमें, तो चीजें प्रोड्यूस करता है। एक बंदा घर से निकला, वो एक फैक्ट्री में गया, वहां पर जाकर उसने चीजें तैयार की। जब उसने वहां पर एज ए लेबर काम किया तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है फॉर्म में, और उसके इस्तेमाल होने से उसने किसी चीज की प्रोडक्शन की। अब उसने प्रोडक्शन कर ली, वो प्रोडक्शन लोगों तक आगे क्या हो गई, ट्रांसफर होगी, लोगों ने उसे परचेज करना शुरू कर दिया। और हाउस होल्ड में हम तमाम लोग आते हैं जो मेहनत मजदूरी करते भी हैं, सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, और कल को हम चीजें भी परचेज करते हैं, तो हम हाउस होल्ड हैं। फर्म ने वही चीजें हमें जो है वो बेचना शुरू कर दी। ये है इनर फ्लो। सर इनर फ्लो को हम क्या कहते हैं, रियल फ्लो। अब आउटर फ्लो जो है वो किसका है जी, इनकम और एक्सपेंडिचर का है। एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर का जो फ्लो है उस फ्लो को क्या कहते हैं, हम कहेंगे कि उसे मनी फ्लो कहेंगे। और ये फ्लो वो पूछ सकते हैं इनर है या आउटर है, हम कहेंगे कि ये आउटर है। जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं या प्रोडक्शन की जाती है, वो फ्लो कौन सा है, इनर फ्लो है। उसका नेम क्या है, रियल फ्लो है। सर जब हाउस होल्ड फर्म में जाकर काम करेंगे तो उनको उस काम के बदले में इनकम मिलेगी, पैसा मिलेगा, और वही पैसा वो क्या करेंगे, जो चीजें उन्होंने मार्केट से खरीदी होंगी वो उस पर खर्च कर देंगे, तो वो वापस किसके पास आ जाएगा, फर्म के पास आ जाएगा। और ये एक सर्कल चलता रहता है। तो इसमें जितनी आपकी इनकम होगी, जितनी आपकी इनकम होगी उतना ही आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। मतलब आपने जो कमाया वही आपके एक्सपेंडिचर के इक्वल है, और वही अगले बंदे की इनकम बन रही होगी। अगेन विड्रॉज एंड इंजेक्शन इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर लीकेजेस और इंजेक्शन को देखेंगे, ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपको लीकेजेस पूछ सकता है कि गेस एनी वन ऑप्शन अबाउट लीकेजेस, कि इनमें से या सिलेक्ट एनी वन ऑप्शन विच इज करेक्ट अबाउट लीकेजेस। इनमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करें, या which one of the option is not related to leakages, कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो लीकेजेस का नहीं है, या इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक लीकेजेस का है। तो सर लीकेजेस का मतलब होता है पैसे का निकल जाना या विथड्रॉ हो जाना, खारिज हो जाना। जो हमारी इनकम हमारे सर्कुलर फ्लो से आउट हो रही है, बाहर जा रही है, निकल रही है, उसे हम लीकेजेस कहते हैं। सर जब हम सेविंग करते हैं तो वो पैसा क्या हो जाता है, निकल जाता है। परसेंटेज ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड बाय हाउसहोल्ड, जो हम कंज्यूम नहीं करते वो हम सेव कर लेते हैं, और जब सेव करते हैं तो वो हमारी किसी भी इनकम में नहीं आता, वो हम साइड पे उसे रख देते हैं। नंबर 2 पे टैक्सेशन, जो पैसा हम गवर्नमेंट को टैक्स दे चुके होते हैं वो भी हमारे हाथ से निकल चुका होता है, तो वो भी क्या कहलाएगा, लीकेजेस कहलाएगा। और नंबर 3 पे इंपोर्ट। सर इंपोर्ट, जब हम पैसे कोई भी चीज मंगवाते हैं तो उसके बदले में हम पेमेंट करते हैं, और जो वो पेमेंट करते हैं तो वो भी पैसा हमारी इकोनॉमी से बाहर जा चुका होता है, अब्रॉड जा चुका होता है, तो ये क्या कहलाएगी, लीकेजेस कहलाएगी। और इंजेक्शन में क्या आता है, इन्वेस्टमेंट, जो पैसा हमने सेव किया होता है वो कहीं ना कहीं तो हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जब वो पैसा निकालेंगे तो वो हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट हो रहा होगा एज ए एक्सपेंडिचर, तो हम क्या कर देंगे, हम कहेंगे कि ये हमने खर्चे किए हैं। जब हमने खर्चे किए तो वो पैसा इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर
किस में आ गया है, इकोनॉमी में आ गया है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट ने कहीं पर हमसे टैक्स लिया होगा वो हमारे ऊपर ही गवर्नमेंट क्या कर रही होगी, इन्वेस्ट या कंज्यूम कर रही होगी, और जो पैसा गवर्नमेंट हम पर इन्वेस्ट कर रही होगी वो भी पैसा हमारी इकोनॉमी में आ ही रहा होगा। और लास्ट पे एक्सपोर्ट, जब हम यहाँ से गुड्स बाहर बेचते हैं तो उन बाहर, जब गुड्स को हम बाहर बेचते हैं तो उनसे आने वाला पैसा हमारी इकोनॉमी में आता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इकोनॉमी। नेक्स्ट इसका कह सकते हैं सर मेथड इसके तीन हैं, हम नेशनल इनकम को मेजर तीन मेथड से कर सकते हैं। नंबर 1 पे एक्सपेंडिचर मेथड है, नंबर 2 पे इनकम मेथड है, नंबर 3 पे हमारे पास प्रोडक्ट मेथड है। नंबर 1 पे जो मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, हम इसको जो है वो पहले डिस्कस करते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या है। सर एक्सपेंडिचर मेथड में है एन इकोनॉमी इज डिवाइडेड into 4 सेक्टर्स। हमारी इकोनॉमी 4 सेक्टर डिफरेंट सेक्टर में उन्होंने कहा है कि हमने डिवाइड कर दी है, एंड स्पेंडिंग बाय, और वो जितने भी सेक्टर्स हैं जब वो स्पेंड करेंगे बाय ऑल सेक्टर ड्यूरिंग द ईयर इज एडिड। हमारी इकोनॉमी है उसको कुछ सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है, होगी तमाम को ऐड कर लेंगे और उनका जो भी सम बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर मेथड। और वो सेक्टर्स कौन कौन से हैं, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है और हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है। इनको हम क्या कर लेंगे, नेट कर लेंगे। ये तमाम के तमाम हमारे क्या होते हैं, खर्चे होते हैं, ये हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, खर्चे होते हैं, और हमने अपने तमाम एक्सपेंडिचर को ऐड कर लेना है। हमने इन तमाम एक्सपेंडिचर को ऐड कर लेना है, और ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी वो हम कहेंगे कि ये हमारा नेशनल इनकम है। किसकी मदद से निकाला है हमने, एक्सपेंडिचर की मदद से निकाला है। अब देख लें जी सर इसमें सेक्टर कौन कौन से आ सकते हैं, कंज्यूमर, बिजनेस, गवर्नमेंट या फॉरेन। कंज्यूमर क्या होगा, जो हमारे कंज्यूम करने वाला खर्चा कर रहा होगा। उसके बाद बिजनेस, ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो भी हम अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे वो इन्वेस्टमेंट इसमें आ जाएगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग आ जाएगी और नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएंगे। और ये क्या होगी, इसको डिनोट हम डिनोट हम कर रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट होंगे जिसे हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को डिनोट कर रहे होंगे, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का नेट जो है वो हम नेट एक्सपोर्ट की शक्ल में ले रहे होंगे। ये क्या है जी, ये ही वो सेक्टर्स हैं जिसको मैंने यहाँ नीचे एक डायग्राम के साथ आपको शो करवा दिया। ले जी सेकंड मेथड, लेकिन उससे पहले इसका हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि हम इसे कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट मिस हो गया है कि इसके प्रिकॉशंस हैं जो हमने देखना है कि यहाँ पर भी हम डबल काउंटिंग से या डबल एंट्री से वाइड करेंगे, और एक्सपेंडिचर ओनली फॉर न्यूली गुड्स। हम जो भी नई गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि जो प्रोड्यूस हुई है उसके ऊपर जो खर्चा होगा, जो उसके ऊपर खर्चा होगा हमने जस्ट वो ही लेना है, जो नई प्रोडक्ट के ऊपर हमने खर्चा किया होगा हमने वो ही लेना है। कोई दूसरी गुड्स के ऊपर जो खर्चे हो रहे हैं वो नहीं लेने, और इसके अलावा अवॉइड डबल एंट्री, डबल एंट्री से हमने अवॉइड करना है। उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड में इन तमाम को हम ऐड करते आएंगे, इनकी कोई ना कोई एक अमाउंट होगी, उन अमाउंट का जब हम सम करेंगे तो कोई एक अमाउंट हमारे पास निकल आएगी जिसे हम क्या कहेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जैसे ही मैंने ये वर्ड बोला कि सर एट मार्केट प्राइस, तो इस मार्केट प्राइस में सब्सिडी क्या होगी, माइनस होगी, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, ऐड होगा। इसमें ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होगा और सब्सिडी क्या हो रही होगी, माइनस हो रही होगी। अब इसमें मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा जो हमने बाहर से इनकम कमाई होगी, जब वो मैं ऐड करूंगा तो हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर आ जाएंगे, और वो कौन सी होगी,
मार्केट प्राइस वाली होगी। उसके बाद इसमें जब हम लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन को तो हम नेट पे आ जाएंगे, और इसमें से जब लेस कर देंगे किसको सर, हम लेस करेंगे अपनी सब्सिडी को और ऐड कर देंगे हम इनडायरेक्ट टैक्स को, तो हम वापस सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे, और सब्सिडी को जो है सॉरी यहाँ पर मैं मिस्टेक कर गया हूँ कि यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट टैक्स हमने दिया होगा, वो हमने ऐड किया होगा, सब्सिडी मिली होगी वो माइनस की होगी, तो हम मार्केट प्राइस पे आ चुके होंगे। मार्केट प्राइस में जब हमने वापस फैक्टर कॉस्ट पे जाना होगा तो हम क्या करेंगे, अपनी सब्सिडी को ऐड कर देंगे और इनडायरेक्ट टैक्स जो दिया होगा उसे माइनस कर देंगे, और इसका हम क्या ले लेंगे, नेट ले लेंगे, और नेट लेने के बाद जो है वो फैक्टर कॉस्ट पर आ जाएंगे। ये इसका एक पूरा स्केच है। इसमें यहाँ पर दो चीजें हैं कि नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब है कि हमने अभी तक इसमें किसी किस्म की नेट इनडायरेक्ट टैक्स की कोई भी डिडक्शन नहीं की, मींस के हमने इनडायरेक्ट में से सब्सिडी को अभी तक माइनस नहीं किया, उसका नेट नहीं लिया, और अगर वो फैक्टर कॉस्ट की बात करता है तो फिर ये आफ्टर डिडक्शन हो जाएगी, इसमें से हम वो अमाउंट डिडक्ट कर चुके होंगे। दूसरा मेथड है सर, सेकंड मेथड में हम क्या कर रहे होंगे, अंडर दिस मेथड, इस मेथड में एन इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फैक्टर्स। हमने इसमें डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इसे डिवाइड किया होगा, मींस के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट में हमने उसे डिवाइड किया होगा, एंड देन इनकम ऑफ ऑल फैक्टर्स इज एडेड। हमने कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप है, इन तमाम को ऐड करेंगे, और ये कौन से होंगे, इन तमाम को ऐड करेंगे, इनके जो रिवॉर्ड्स हमें मिलेंगे, लैंड से मिलने वाला रिवॉर्ड हमारा क्या होगा, रेंट होगा। वेजेस क्या होंगे, लेबर के होंगे जो वो मेहनत मजदूरी कर रहा है। इंटरेस्ट हमें किससे मिल जाएगा, कैपिटल से मिल जाएगा, और प्रॉफिट हमें कहां से मिल जाएगा, एंटिटी से मिल जाएगा प्रॉफिट। तो ये क्या है, ये तमाम के तमाम रिवॉर्ड्स जो हमें मिले होंगे इन द फॉर्म ऑफ इनकम्स, ये तमाम हम ऐड करेंगे, और ये वो रिवॉर्ड्स होने चाहिए जिनसे अभी कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ बिफोर, सॉरी इनमें इसके ऊपर अभी तक आपने कोई भी टैक्स नहीं दिया, ये वो इनकम होनी चाहिए बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले की इनकम, रेंट, टैक्स से पहले की वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इनके ऊपर अभी तक किसी किस्म की टैक्स डिडक्शन नहीं हुई या टैक्स आपने डिडक्ट नहीं किया, तो वो इनकम आपकी नेशनल इनकम कहलाएगी। और इसके अलावा आपने किसी भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अलावा किसी भी और इनकम को ऐड नहीं करना, और हमेशा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 ही होते हैं। जब हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो भी इनकम आएगी वो हमारी नेशनल इनकम मेथड या अर्निंग्स मेथड कहला रहा होगा। सर इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप है, और इनकी इनकम जो है वो क्या कहलाती है, इनसे आने वाला रिवॉर्ड्स, ये एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे, ये उसमें भी है कि इनके रिवॉर्ड्स बताएं, और ये एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं कि लैंड का रिवॉर्ड किसकी फॉर्म में होगा, रेंट की फॉर्म में होगा, लेबर वेजेस में होंगे, कैपिटल इंटरेस्ट में होगा, और एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट में होगा। तो ये 4 किस्म की इनकम हमें मिलेगी इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, और इनके अलावा कोई भी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं हो सकता। और इनकी तमाम की तमाम इनकम कौन सी आपने लेनी है, बिफोर टैक्स, अगेन बता रहा हूं बिफोर टैक्स लेनी है। अगर इसके ऊपर किसी भी एक इनकम के ऊपर टैक्स डिडक्ट हो चुका है, और जितना हो चुका है उतना पहले आप उसमें वापस ऐड करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। और इसमें भी क्या होनी चाहिए, ट्रांसफर पेमेंट आप कभी भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट आपकी अनअर्न्ड इनकम है, आपके पास इनकम आई है लेकिन आप इसमें ऐड नहीं करेंगे, आप जस्ट इन 4 फैक्टर से आने वाली इनकम को ही ऐड कर रहे होंगे। और इनकम अर्न थ्रू इलीगल एक्टिविटीज, और जो आपने इलीगल
एक्टिविटी से इनकम अर्न की है वो भी आप इसमें ऐड नहीं करेंगे। लेकिन थर्ड मेथड है मेथड वैल्यू एडिड या आउटपुट मेथड या प्रोडक्शन मेथड अप्रोच। इसमें क्या होगा, एन इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने इसे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड किया होता है। एंड देन नेट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी उन गुड्स एंड सर्विसेज की नेट वैल्यू होगी ड्यूरिंग द ईयर आर एडिड, उन तमाम को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो भी एक वैल्यू आएगी वो एडिड वैल्यू मेथड से कहलाएगी और वो वैल्यू क्या कहलाएगी, नेशनल इनकम कहलाएगी। जो भी आप वैल्यूज नेट वैल्यूज फाइनल गुड्स की ऐड कर रहे हैं वो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी नेशनल इनकम कहलाएगी। किस मेथड से, वैल्यू एडिड मेथड से। सर इसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और उसमें से वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आप क्या कर देंगे, माइनस करवा देंगे ऑल सेक्टर्स की। तो इसे देख लेते हैं जी कि ये हम कैसे इसकी कैलकुलेशन कर सकते होंगे। सर ये कुछ स्टेजेस हैं, एक रॉ मटेरियल है, एक मैन्युफैक्चरर है और एक रिटेलर है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं स्टार्ट हुई कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जिसकी प्राइस कोई भी पहले वैल्यू नहीं थी, जब उसको हमने मार्केट में बेचा उसके ऊपर कुछ ना कुछ हमने उसे किया ही होगा तो हमने उसे बेचा। फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, उसने वीट उगाई, फसल उगाई, उसके ऊपर फॉर एग्जांपल जब उसने गंदम उगाई तो उसके ऊपर खर्चा किया होगा 15 रुपीज का, तो ये उसकी वैल्यू ऐड है। उसने 15 रुपीज उसके ऊपर कोई खर्चा किया होगा, कोई खाद वगैरह लगाई होगी या कोई स्प्रे वगैरह किया होगा, तो ये उसने वैल्यू एडिड की, तो ये उसकी 15 रुपीज वैल्यू ऐड उसने की। सर जब उस वीट से हमने उसे फ्लोर में कन्वर्ट किया होगा, आटा में उसे कन्वर्ट किया होगा, तो सर कन्वर्जन की कोई कॉस्ट आई होगी। फॉर एग्जांपल उसको वो 15 रुपए की गंदम खरीदने के बाद हम मार्केट में वो 50 रुपए की बेच रहे हैं, तो सर जब वो हम 15 रुपए के खरीद कर 50 रुपए की बेच रहे हैं तो हमने उसको में वैल्यू ऐड कितने रुपए की है, 35 रुपए की है कि हमने सिर्फ गंदम को आटा में कन्वर्ट किया है। और सर उसके ऊपर उस आटे को पकड़ा तो किसी ने ब्रेड बना दिया, ब्रेड बनाकर वो अब उसने वो आटा 50 रुपए का लिया, अब वो ब्रेड बनाकर कितने का बेच रहा है, 90 रुपीज का, तो सर इसने कितनी वैल्यू ऐड की है, 40। तो जो भी यहाँ पर लिखा है नेट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, यहाँ पर वीट भी फाइनल थी, फ्लोर भी फाइनल था, ब्रेड भी फाइनल है, इन तमाम की नेट वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास जो भी एडिड वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, नेशनल इनकम कहलाएगी। किस मेथड से, ये हमारी कहलाएगी वैल्यू एडिड मेथड से। सर इसके अलावा आप क्या देख सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वो तमाम के तमाम वैल्यूज जो हम क्या कर चुके हैं, मार्केट में आ चुकी हैं फाइनल गुड्स की वैल्यू, इन तमाम को ऐड करें और इन तमाम को ऐड करें, इन दोनों का नेट ले लें। सर इन दोनों का नेट भी लेंगे तो आपके पास फिर भी आंसर 90 ही आएगा। आप ये करके भी देख सकते हैं, जब आप इनको ऐड करेंगे तो 75 ये और ये 75 से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग 90 बचेगा। और यही मैंने आपको बताया कि इनको आप क्या कर लें, सबको ऐड कर लें वैल्यू एडिड मेथड को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका 90 आंसर आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगी, जो कि किसके अकॉर्डिंग होगी, मेथड टू मायर, ये वैल्यू एडिड मेथड से आपके पास आ जाएगी। जी यहां तक किसी किस्म का किसी भी बच्चे को कोई मसला हो तो वो क्लास के बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेकर वॉइस नोट में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाट्सएप नंबर जो है वो ग्रुप में ओनली एडमिन पे मैंने किया हुआ है, वो इस वजह से किया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बच्चों के बहुत ज्यादा अगर आएंगे तो उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके क्वेश्चन में आंसर नहीं कर पाऊंगा, तो इसीलिए मैंने उसे ओनली एडमिन किया है। आप वहां पे जाएं, जाकर मुझे मैसेज करें तो मैं इंशाल्लाह आपको एज सुन एज पॉसिबल उसका जो है वो रिप्लाई कर दूंगा।
लेकिन एहतियात कीजिएगा उन टॉपिक्स की जो कि आपने लेट ज्वाइन किए हैं, फिर वो एक एक लाइन वहां से पूछते हैं तो फिर वो बताना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बेहतर यही है कि मैंने वो पहली क्लास का लिंक जो है वो भी ग्रुप में शेयर कर दिया है और इसका भी जो लिंक है इंशाल्लाह कल तक आपको मिल जाएगा, तो वो आप जो है ये वहां से भी सुन सकते हैं। प्रिकॉशंस जो हैं अवॉइड करना है डबल काउंटिंग से, गुड्स और सर्विसेज जो आपको फ्री में मिली हैं वो भी आप इसमें ऐड नहीं कर सकते। ये फ्री में कैसे मिल सकती हैं? फॉर एग्जांपल आप मार्केट में निकले हैं, आपको पेंट करवाना था अपने घर को, तो आपने किसी पेंटर को देखा, वो नहीं मिला और आपने घर आकर क्या किया, खुद ही पेंट का एक डब्बा लिया और आपने पेंट करना स्टार्ट कर दिया। शाम को आपने क्या किया, अपने एक पॉकेट से पैसा निकाला और दूसरी पॉकेट में डाल लिया। आपने कहा कि ये मेरी आज की इनकम है। तो ऐसी इनकम जो रेंडेड फ्री सर्विसेज में आई हो वो आप इसमें ऐड नहीं कर सकते। और अवॉइड सेल ऑफ ओल्ड और यूज्ड गुड्स, आपने हमेशा आपने फाइनल गुड्स और वो भी जो न्यू हो उसको ही ऐड करना होता है। तो यही कुछ इसके प्रिकॉशंस हैं। सर अब इसमें कुछ डिफिकल्टीज आती हैं, ये मैं थोरली सर आपको जस्ट बताऊंगा, बाकी आप इसे बुक से रीड कर लीजिएगा। इसमें डिफिकल्टीज क्या आ रही होंगी, लैक ऑफ ट्रेन स्टाफ, मैयर करने में इससे मसला होगा। नेशनल इनकम को मैयर करने में जो मसला आ रहा होगा वो ये होगा कि पहला तो आपका स्टाफ जो है वो ट्रेंड नहीं होगा, तो उसको भी नेशनल इनकम में मैयर करने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दूसरा, अनरिलायबल रिकॉर्ड कीपिंग, बाज़ ऐसा होता है कि एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, पर्सन बी ऐसा पर्सन है जो हर एक चीज का रिकॉर्ड अपने पास मौजूद रखता है, इवन कि उसने अगर माचिस भी ली है उसकी प्राइस अगर RS5 है तो वो 5 भी मेंशन करता है। और एक पर्सन ए है जो कभी कभार जो बिग अमाउंट होती है उसे तो वो रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन एक ऐसा है कि वो उसे रिकॉर्ड कभी कभार नहीं करता। तो ये क्या होता है कि बाज पर्सन रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाज नहीं कर रहे, तो हमारे पास रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो अनरिलायबल है कि हम उसके ऊपर किसी किस्म का भी यकीन नहीं कर सकते। और कोई ऐसे अगर देहात में चले जाए तो वहां पर तो कोई मेंशन ही नहीं करता, किसी के पास रिकॉर्ड होता ही नहीं है। तो अनरिलायबल जो रिकॉर्ड कीपिंग है उसके ऊपर भी हम यकीन नहीं कर सकते और वो भी हमें जो है वो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में रुकावट बनता है। उसके बाद पोर कलेक्शन, ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक टीम भेजी है कि जाएं जी आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करें, और वो क्या करते हैं, एक विलेज में जाते हैं और उस विलेज में अगर 2500 हाउसेज हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, बड़ी मुश्किल से 250 हाउस को एग्जामाइन कर सकते हैं या सिर्फ देख सकते हैं। उन्होंने उनको देखा 250 हाउसेस को जस्ट उन्होंने देख लिया, रात हो गई। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने देखा कि 250 की जो भी नेशनल इनकम निकली है उसका एवरेज लेकर वो उन 2500 का जो है वो रिजल्ट बता देते हैं कि जी ये रिजल्ट निकला है। तो ये कहलाता है इंफॉर्मेशन कॉज्ड बाय पुअर कलेक्शन ऑफ पुअर कलेक्शन प्रोड्यूसर्स, कि उसमें जो है वो पुअर कलेक्शन होती है डाटा की। सम इनकम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, कुछ इनकम ऐसी होती हैं जो रिकॉर्ड नहीं की जाती, जैसे कि ब्लैक इनकम है या अनडॉक्यूमेंटेशन, जिसे कहीं पर भी किसी भी रिकॉर्ड में नहीं दिखाया जाता, वो उन इनकम्स उनको हम कहते हैं नॉट ए रिकॉर्ड, नॉट बी रिकॉर्डेड, उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सर मैंने थर्ड पॉइंट में ये बताया है कि एक पर्सन है या आपको ही किसी ने कह दिया कि नेशनल इनकम चेक करनी है, तो आप पूछें कि इस विलेज में कितनी चीजें इन्होंने एक साल में जो है वो यूज की हैं, तो आप सुबह से लेकर शाम तक उस गांव में घूमते रहे, देखते रहे, पूछते रहे, लेकिन रात को आप जस्ट 250 लोगों का ही एग्जामाइन कर सके कि कितनी इनकी डिमांड है, और आपने कितने की करनी थी, 2500 की। आपने कहा कौन सा गवर्नमेंट मुझे देख रही है, जो रिजल्ट इन 250 का निकला है वही रिजल्ट आपने आगे बता दिया जी कि पूरे गांव की नेशनल इनकम 2500 घरों की ये है। नेक्स्ट है जी नॉन मार्केट, कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जो नॉन मार्केट होती है, जिसमें मार्केट इन्वॉल्व ही नहीं होती, आप खुद ही एक दूसरे दोस्त से एक्सचेंज कर लेते हैं या क्या कर लेते हैं,
बार्टर सिस्टम में होता क्या है, बार्टर सिस्टम भी यहाँ पे मेंशन है। बार्टर सिस्टम में ये होता है कि आपने एक चीज के बदले में किसी दूसरी चीज को ले लिया। आपने ऐसा किया कि आपने कहा यार मुझे मोबाइल चाहिए क्योंकि मेरा इसके बगैर गुजारा मुमकिन ही नहीं है, और एक पर्सन ने कहा यार आपको मोबाइल चाहिए तो मुझे ऑनलाइन क्लास चाहिए। तो ऐसा करें कि आप मुझे ऑनलाइन क्लास की एक्सेस दे दें और मैं आपको मोबाइल दे देता हूँ। एक पर्सन के पास ऑनलाइन क्लास है, उसे मोबाइल चाहिए, वो उसे मोबाइल ले लेता है, और एक पर्सन को ऑनलाइन क्लास चाहिए, वो ऑनलाइन क्लास मोबाइल देकर ऑनलाइन क्लास ले लेता है। तो ये बार्टर सिस्टम है, चीज के बदले में चीज को एक्सचेंज कर लेना। इसकी एग्जांपल्स आपको मनी के चैप्टर में बहुत ज्यादा मिल जाएंगी और वहां पर जाके हम इसे डिस्कस करेंगे। और इसमें किसी किस्म की कोई भी मार्केट जो है वो इंटर नहीं हुई, या मार्केट ट्रांजैक्शन नहीं हुई। उसके बाद है जी प्राइस फ्लक्चुएशन। प्राइसेस जो हैं वो क्या होती हैं, कभी कम हो रही होती हैं, कभी ज्यादा हो रही होती हैं। और पाकिस्तान तो माशाल्लाह कंट्री ही ऐसा है जिसकी हर दूसरे दिन में प्राइसेस कभी ज्यादा हो रही होती हैं, कभी कम हो रही होती हैं, जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। कब, जब हमने अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना होता है कि अब हम इसके ऊपर प्राइस कौन सी लगाएं, अब हम इसके ऊपर प्राइस कौन सी लगाएं, क्योंकि प्राइस तो फ्लक्चुएट हो रही है। आज प्राइस कुछ है, कल कुछ है, तो क्या होगा हमें पता ही नहीं चलेगा कि इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी हम लगाएं। अर्निंग ऑफ फॉरेन इनकम्स, बहुत ज्यादा फॉरेन इनकम्स ऐसी फॉरेन फर्म्स ऐसी होती हैं जो कि फर्म्स फॉरेन जो है वो किसी एक कंट्री से आकर किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और सर जो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं हमें उनका नहीं पता होता कि कितनी इनकम इनमें से हमने अपनी नेशनल इनकम में ऐड करनी है और कितनी इनकम जो है वो इसमें से हमने लेस करनी है, ऐड करनी है या लेस करनी है, वो हमें पता नहीं चलता, हमें नॉलेज नहीं होता, जिसकी वजह से भी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम मेजरमेंट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प गवर्नमेंट टू असेस द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। इससे गवर्नमेंट को मदद मिलती है कि इनकी इकोनॉमी कहाँ पर चल रही है। हमारी आया कि हमारी इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में है या हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ में जा रही है, यहाँ से ये असेस कर सकते हैं। और इससे हम लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या है। टू एस्टिमेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि हमें नेशनल इनकम को कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो एस्टिमेट हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास पैसा कितना पड़ा है, हमने कहाँ कहाँ पर इसे इन्वेस्ट करना है। और ये इकोनॉमिक प्लानिंग में भी हमें मदद देता है। तो इसके अलावा हम एक कंट्री को किसी दूसरे कंट्री की इकोनॉमी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसे जस्ट एक दफा रीड कर लीजिएगा। ले जी, आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद है कि हमने 1 घंटे में इस चैप्टर को किया है और बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया है। तो ये भी माइंड में रखिएगा कि ये रिवीजन क्लासेस थी, लेकिन रिवीजन क्लासेस में मैंने कोशिश की है कि मैं कोई भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ से मिस ना करूं। हाँ, एक कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा रह चुका है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। सर नॉमिनल जीडीपी हमारी जो है वो करंट मार्केट प्राइस होती है और इसमें इन्फ्लेशन ऐड होती है, और रियल जीडीपी जो है इसमें हमारी इन्फ्लेशन ऐड नहीं होती, और ये बेस ईयर की जो है वो इनकम, ये बेस ईयर की जीडीपी होती है। और ये आपने क्यूएम में भी पढ़ा होगा, ये वहां पर भी आपको नजर आया होगा इंडाइसिस वाले चैप्टर में। ओके बच्चों, अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6। सर चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारी कल की क्लास का प्लान था, लेकिन वो आज हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आज हम इसे कंप्लीट करेंगे ताकि हमारे जो पिछले कॉन्सेप्ट है इसमें वो चैप्टर नंबर 2 वाले कॉन्सेप्ट भी जो है वो भी रिवाइज हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड्स। अभी हमने पढ़ा एग्रीगेट डिमांड क्या है। एग्रीगेट डिमांड होती है कि हमारे कंट्री में वो तमाम गुड्स, फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो हमने पूरे सारे कंट्री ने यूज की होती हैं वो क्या कहलाती हैं, एग्रीगेट डिमांड कहलाती हैं। और अगर हम इनकी तमाम की वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, जमा कर लेंगे, तो वो क्या बन जाएगी, जीडीपी और नेशनल इनकम बन जाएगी। तो सर एग्रीगेट डिमांड क्या है कि हर पर्सन की डिमांड को
टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड विद इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में वो अमाउंट गुड्स एंड सर्विसेज एट ए प्राइस लेवल इन ए गिवन टाइम, एक गिवन टाइम में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज किसी एक प्राइस लेवल पे वो कोई पर्सन ले रहा होगा उसे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। सर एग्रीगेट डिमांड शोज हाउ मच जीडीपी विल बी डिमांडेड एट, एग्रीगेट डिमांड जो कब है वो हमें शो करवाएगा कि हमारी जीडीपी डिमांड एट ई जनरल प्राइस लेवल कहां पर होगी, मतलब कि हमारी प्राइस लेवल पर, मतलब कि हमारा जीडीपी हर प्राइस लेवल पर कहां होगा, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व शो करवा रहा होगा, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड शो करवा रहा होगा कि हमारा जीडीपी हर प्राइस लेवल पर कहां होगा। और सर एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जो कि अभी सर हमने जीडीपी के कंपोनेंट पढ़े थे वही हमारे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में यहाँ पर जो एक्स है अगेन बता रहा हूं कि ये एक्सपोर्ट को शो करता है और ये इंपोर्ट को शो करता है। जब हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास जो है हमारा नेट एक्सपोर्ट आ जाता है। इन तमाम को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड बन जाता है। अब इसका लेते हैं कुल सेम डिमांड वाली डिमांड थी, ये एग्रीगेट डिमांड है। तमाम डिमांड्स का हम क्या कर लेंगे, एग्रीगेट ले लेंगे तो वो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड बन जाएगा। और अगर देखें तो डिमांड यहाँ पर लेफ्ट से राइट क्या हो रही है, डाउनवर्ड हो रही है, तो एग्रीगेट डिमांड का कर्व भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इसका हर प्राइस लेवल, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इस प्राइस लेवल पर हमारा जीडीपी क्या होगा, और यहाँ पर जो भी जीडीपी हमारा निकलेगा हम कहेंगे कि इस प्राइस लेवल पे हमारा ये वाला जीडीपी होगा। किस प्राइस लेवल पर, इस प्राइस लेवल पर हमारा ये वाला जीडीपी होगा। तो ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व हमें बताएगा कि हर प्राइस लेवल पर एग्रीगेट जीडीपी क्या होगा। ठीक हो गया, ओके जी। अब नेक्स्ट है जी शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड का, इसमें शिफ्ट भी होगा। कल हमने मूवमेंट पढ़ी थी और हमने मूवमेंट और एक कर्व के दरमियान पीछे मूव किया तो हमने अगर वो एक कर्व के ऊपर नहीं रहता, वो किसी नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से शिफ्ट कर जाता है, तो वो हम कहते थे उसे कि वो लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड चला जाएगा। तो ये जो शिफ्ट हो गया एग्रीगेट डिमांड में, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम कल वाला है कि ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का जो नॉन प्राइस फैक्टर है, और वो नॉन प्राइस फैक्टर कौन कौन से हैं वो अभी मैं नीचे यहां मेंशन किए हुए वो आप देख सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड के जो नॉन प्राइस फैक्टर्स हैं की वजह से इसमें क्या आएगा, शिफ्ट आएगा, जाता है वो लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड चला जाता है, वो अपनी सेम पोजीशन पर नहीं रहता। अगर मैं देखूं इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, आपके एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज आ गया है नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से, किसी नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से, ये नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से एग्रीगेट डिमांड में चेंज आ गया है। वो कह रहा है कि एग्रीगेट इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इज ड्यू टू इंक्रीज इन एनी कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सर एनी कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड का क्या मतलब है, ये जो इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड का ये कंपोनेंट है, मैंने ये यहाँ पे स्टार बनाया और यहाँ पे स्टार मींस के वो कंपोनेंट कौन से है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जो कि अभी हम इसके कंपोनेंट करके आए हैं। अगर ये तमाम मींस के ये नेट में, इसे नेट
नेट में देखने हैं, अगर इसे आप नेट में देख रहे हैं तो ये 4 के 4 कंपोनेंट, इन चारों के इंक्रीज होने से भी इंक्रीज या क्या होती है कि हमारे सॉरी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू से। ये चीज इन बच्चों ने पढ़ा होगा, उनको पता है, नहीं भी होगा तो इंशाल्लाह आगे हम पढ़ लेंगे कि हमारे खर्चे ज्यादा है, मींस हमसे मुराद गवर्नमेंट के रेवेन्यू से खर्चे ज्यादा है। सर गवर्नमेंट का जो खर्चा होगा वो क्या होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर वो ज्यादा है तो फिर भी क्या होगा, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड की सूरत में हमारा डिमांड का क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये राइटवर्ड शिफ्ट, ये सर हमारी पहली प्राइस है। और अब क्या हुई कि जब किसी एक कंपोनेंट में या एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें गवर्नमेंट क्या कर देता है, इन्वेस्टमेंट करवाता है, कैसे, रेट को कम करके। जब इन्वेस्टमेंट होगी तो सर इन्वेस्टमेंट के भी होने से आपकी एग्रीगेट डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट कर जाती है। जब ये शिफ्ट होगी तो आपकी प्राइस भी बढ़ जाएगी और आपकी नेशनल इनकम भी पहले से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो सर इस केस में जब आपकी प्राइस बढ़ रही होगी तो साथ में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी आपको नजर आएगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ में जा रही होगी, मींस के आपकी इकोनॉमी में जो है इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, आपकी इकोनॉमी में जो आपका एग्रीगेट डिमांड है वो राइटवर्ड जा रहा होगा तो ग्रोथ हो रही होगी, और ग्रोथ के केस में इन्फ्लेशन होती है। ये आगे हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। और नंबर 2 पे डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। सर डिक्रीज कैसे होगा, इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट, एनी कंपोनेंट कोई भी अगर वो डिक्रीज होता है तो आपकी क्या हो जाएगी, मैं कहता हूं कि ये पहली मेरी एग्रीगेट डिमांड है, तो इसके एग्रीगेट डिमांड की फिजिकल एक्सपेंडिचर इसके आपके गवर्नमेंट तो एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो एक्सपेंडिचर को ज्यादा करने से तो कम करने से भी आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सर जब आपकी एग्रीगेट डिमांड कम होगी वो मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से भी हो सकती है कि गवर्नमेंट जो है वो रेट बढ़ा दे, और जब रेट बढ़ा देगी तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कम करेंगे, तो जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, तो जब एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो प्राइस लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सर जब प्राइस लेवल कम होता है तो आप डिफ्लेशन में आ जाते हैं, डिफ्लेशन होती है, ये हम गैप में जाकर पढ़ेंगे। और जब आपकी एग्रीगेट डिमांड बैकवर्ड मूव करती है या कि लेफ्टवर्ड मूव करती है तो आपकी इकोनॉमी ग्रोथ की बजाय किस में आ जाती है, रिसेशन में आ जाती है। प्राइस लेवल के कम होने से आपकी इकोनॉमी रिसेशन में आ जाएगी, और प्राइस लेवल के अप होने से आपकी इकोनॉमी ग्रोथ में भी जाती है, और उससे इन्फ्लेशन भी कॉज हो सकती है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। सर आगे आ गया एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड और सप्लाई को मैं एक साथ कर रहा हूं, इसकी मूवमेंट भी और इनकी डायरेक्शन भी। जी बच्चा पूछ रहा है कि आपको वीडियो शो होती है। सर मुझे वीडियो शो नहीं होती, बट मुझे जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं वो मुझे नजर आते हैं कि कितने स्टूडेंट एक्टिव हैं। इस वक्त 100% मेरे पास ग्रीन चल रही है कि मेरे पास स्टूडेंट एक्टिव हैं। जब स्टूडेंट एक्टिव नहीं होते मेरे पास रेड लाइन शो होना शुरू हो जाती है, और वो उन स्टूडेंट के नेम भी आ जाते हैं, उनके ऊपर टैग लग जाता है कि ये स्टूडेंट जो है ये जूम की क्लास, मींस कि आपकी जो पोर्टल है उसको मिनिमाइज करके कोई और काम कर रहा है। इस वक्त कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो उन्होंने मिनिमाइज करके वो उस क्लास की बजाय कोई और काम कर रहे हैं, और इसको मिनिमाइज किया हुआ है, बैकग्राउंड पे चल रही है, ये सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा होता है। अब इस वक्त उमेर अली जो है
वो भाई साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है। जुनेरा जो है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो तो यहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मैं जो है वो नेम अभी सुफियान जो थे वो मिनिमाइज किया हुआ था, अभी उन्होंने ऑन किया है। इसी तरह ये जो उमेर ने भी अब ऑनलाइन हो गया है। तो मीन्स कि ये कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, तो मैं अब साफ ज़ाहिर है कि कुछ एक्सपोज तो नहीं करना चाहता, तो बेहतर है कि आप क्लास करें, इसीलिए मैं लें जी। गेट सप्लाई टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तमाम फाइनल गुड्स या सर्विसेज जो इकोनॉमी में विच सप्लायर्स आर विलिंग एंड एबल टू प्रोड्यूस एट डिफरेंट प्राइस लेवल, कि वो तमाम गुड्स या सर्विसेज जो क्या है बेचने वाला बेचना चाहता है और वो किसी भी प्राइस लेवल पे बेच देता है, और वो जितनी क्वांटिटी जो क्वालिटी बेचता है क्वांटिटी बेचता है, वो तमाम की तमाम क्वांटिटी जो है वो क्या कहलाती है, एग्रीगेट सप्लाई कहलाती है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व शो हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज विल बी सप्लाइड एट ईच जनरल प्राइस लेवल। सर जो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है वो हमें बताता है कि कितनी जो चीजें हैं वो बिकी हैं और किस प्राइस लेवल पर बिकी हैं। और इसका जो कर्व है वो बिल्कुल आपके पास ऐसे ही कर्व है जो कि हमारा सिंपल सप्लाई का कर्व था। और सर इस कर्व को हम जो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है भी कह रहे होते हैं, इसको हम शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई भी कह रहे होते हैं। अब यहाँ पर अगर प्राइस 1 पर बात करें तो प्राइस 1 पर ये एग्रीगेट सप्लाई हमें ये बता रही है कि इतनी जो है वो चीजें बिकी हैं। प्राइस 2 पर ये हमें ये लेवल बता रहा है कि इतनी बच्चों वॉइस सबको ठीक आ रही है बताइएगा, क्योंकि कनेक्शन खत्म हो चुका था वॉइस का। यार यहाँ से बास का नेट का भी इशू होता है जिसकी वजह से वॉइस कट होना स्टार्ट हो जाती है, तो बास बच्चों को ठीक आ रही है। और कुछ बच्चों का क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं कि सर लेक्चर्स कहाँ से, ये स्लाइड्स या जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो कहाँ से मिलेगा। तो जो बच्चे ग्रुप में हैं और जिन्होंने अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर्ड करवाया हुआ है उनको जो है वो लेक्चर्स मिल जाएंगे, वो ग्रुप के अंदर यूट्यूब का लिंक आ जाता है। अब यहाँ तक हमने बात कर ली थी कि ये इस प्राइस लेवल पे हमें बताएगा कि हमारी कितनी सप्लाई इस प्राइस लेवल पर हो चुकी है, तो ये हर प्राइस लेवल को बताएगा। और इस हम एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है उसे हम शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का नेम भी देते हैं, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का नेम भी इसे देते हैं, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे भी। लेकिन जी ये है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई दो तरह से होती है, एक शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई होती है और एक लॉन्ग रन। पहले हम डिस्कस कर रहे होंगे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। सर शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल एग्रीगेट सप्लाई जो है उसको भी हम शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। और इस शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को शिफ्ट करवाने वाले कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, और आपको पता है कि शिफ्ट हमेशा नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से ही होता है। अब चेंज इन प्राइस, चेंज इन फैक्ट्री प्रोडक्टिविटी ऑफ बोथ लेबर एंड कैपिटल। सर अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर देते हैं या लेबर को कर देते हैं तो इनकी वजह से भी हमें कीमतें महंगी हो जाती हैं। जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। हम किसी चेंज इन साइज एंड क्वालिटी ऑफ कैपिटल स्टॉक थ्रू इन्वेस्टमेंट अगर इसको बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो सर इंक्रीज करने से आपकी जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है वो भी राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, और अगर डिक्रीज करेंगे तो वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह चेंज इन साइज एंड क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स, अगर हम लेबर फोर्स बढ़ाएंगे तो हमारा जो है एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। सर एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तो आपको पता है कि फिर हमारी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से वो चीज महंगी होगी तो हम उसकी सप्लाई को कम कर देंगे। इसी तरह चेंज इन यूनिट कॉस्ट, जब हम कॉस्ट पर यूनिट भी इंक्रीज कर देंगे तो उससे भी हमारी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर इफेक्ट आएगा। इसी तरह अगर गवर्नमेंट कोई हमें टैक्सेस या सब्सिडी प्रोवाइड करेगी तो वो भी इफेक्ट करेगी आपकी एग्रीगेट सप्लाई पे। और ये कल सेम यही फैक्टर
मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद है चेंज इन इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस, और इनको हम जो है वो ये भी आपकी क्या कर देगा, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को चेंज कर देगा। अब सर हमने देखना है एग्रीगेट, शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई, ये किसकी वजह से होगा, नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से होगा। वो नॉन प्राइस फैक्टर कौन कौन से हैं, वो जो बहुत ज्यादा थे उनकी लिस्ट मैंने आपको पीछे मेंशन कर दी, लेकिन जो मेन पूछे जाते हैं वो ये दो हैं, जिनमें वो कहता है कि इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई इज ड्यू टू इंक्रीज इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सर हम अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो जब हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होंगे, लैंड ज्यादा होगी, लेबर ज्यादा होगी, कैपिटल ज्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे, हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ज्यादा होने से हमारी एग्रीगेट सप्लाई भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि पहली मेरी ये सप्लाई है P1, पहली ये थी, अब मैंने क्या किया, अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया। मेरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के इंक्रीज करने से मेरी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई या एग्रीगेट सप्लाई, ये दोनों एक के ही नेम है, ये क्या हो जाएंगी, ये भी इंक्रीज हो जाएगी, ये राइट वर्ड आ जाएगी। जब इंक्रीज होगी तो जब राइट वर्ड आएगी तो मेरे पास नया जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा। और अब यहां पर आप देखें तो प्राइस लेवल क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, हमारी सप्लाई क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। और इस केस में यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जब हमारी प्राइस डिक्रीज हो रही है, हमारी जो है नेशनल आउटपुट इंक्रीज हो रही है, यानी कि सप्लाई बढ़ रही है। ये किसकी वजह से बढ़ रही है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से बढ़ रही है, या डिक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। या ऐसा हो सकता है कि हमने प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर दी है, मींस के जो चीज अब पहले महंगी तैयार होती थी अब वो सस्ती तैयार होती है। जब वो चीज सस्ती तैयार होगी तो हम उसकी सप्लाई ज्यादा करेंगे, तो जब सप्लाई ज्यादा करेंगे तो वो लेफ्टवर्ड मूव करेगी, सॉरी राइटवर्ड मूव करेगी, शिफ्ट कर जाएगी, तो ये क्या कहलाएगी, इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई कहलाएगी। सर अगर डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई देखें तो वो दो फैक्टर हैं, वो बाकी मेन हम लिस्ट पढ़ चुके हैं, जो ये दो हैं ये बहुत मेन है, जिसको एमसीक्यूज में वो यूज, जिनका नेम यूज करके एमसीक्यूज पूछता है हमसे। अब देखें जी एग्रीगेट, अब इसमें है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैं कहता हूं कि मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कम कर दिया, मैंने अपनी लेबर को कम कर दिया। सर जब लेबर साइज कम हो जाएगा तो मेरी सप्लाई भी, एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि मैं उतनी चीजें नहीं बना पाऊंगा, मेरी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी। क्योंकि मैं अगेन बता रहा हूं कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई दोनों सेम है, एक ही कर्व के दो नेम। अब मेरी पहली प्राइस, ये मेरा पहला इक्विलिब्रियम ये है, यहां पर मेरी प्राइस है और यहां पर मैं कुछ सप्लाई बे कर रहा हूं। अब मैंने क्या किया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मैंने, सॉरी मेरी पहला इक्विलिब्रियम ये है, यहां पर मेरी कोई प्राइस है जिसके ऊपर मैं सप्लाई कर रहा हूं। अब मैंने अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम कर दिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कम करने से मेरी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, तो वो यहां पर आ जाएगी, मेरा नया इक्विलिब्रियम ये बन जाएगा। जब मेरा नया इक्विलिब्रियम ये बनेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि अब प्राइस क्या हो गई है, प्राइस अब ज्यादा हो गई है, लेकिन इससे मेरी सप्लाई क्या हो गई है, कम हो गई है, क्योंकि मैंने यही बोला था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मेरी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर मैं ये कहूं कि मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा दी, सर जब मैं प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा दूंगा ना तो मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट के बढ़ने से मेरी वो चीज अब महंगी तैयार होगी, उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, जिस प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा होगी उसकी मैं सप्लाई कम करूंगा, उसकी एग्रीगेट शॉर्ट सप्लाई कम होगी, उसकी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट है सर शॉर्ट रन हमने देख लिया, लॉन्ग रन, लॉन्ग रन न्यू क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई। सर लॉन्ग रन और शॉर्ट रन, इनकी जो शेप है या इनका जो कर्व है ये दोनों सेम नहीं होते। शेप ऑफ लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई इज क्वाइट डिफरेंट
फ्रॉम शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। किसकी वजह से? ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ये एमसीक्यूज के तौर पर भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि आए, चांसेस इतने खैर नहीं होते इसके, लेकिन फिर भी आ सकता है कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन क्या दोनों का सेम होते हैं? नहीं, सेम नहीं होते, दोनों में चेंज होता है। किसकी वजह से चेंज होता है? सर, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के कॉन्सेप्ट की वजह से चेंज होता है। शॉर्ट रन में कोई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई में आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का कॉन्सेप्ट होता है। अब ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता क्या है? सर, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वो होता है जहां पर हमारे तमाम के तमाम रिसोर्सेज यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फुली यूटिलाइज हो रहे होंगे, जहां पर हमारे तमाम के तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या रिसोर्सेज क्या हो रहे होंगे? फुली यूटिलाइज हो रहे होंगे, कोई भी स्पेयर कैपेसिटी में नहीं होगा। जब कोई भी स्पेयर कैपेसिटी में नहीं होगा तो हम कहेंगे कि वो ऐसी सिचुएशन होगी जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की होगी, where all available resources of an economy are fully utilized, जहां पर तमाम के तमाम रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो रहे हैं, कोई भी लेबर फ्री नहीं बैठी, कोई भी लैंड फ्री नहीं पड़ी, कोई भी मशीनरी जो है वो फ्री नहीं पड़ी, तमाम की तमाम अगर 10 घंटे चलती हैं तो 10 घंटे ही चल रही है, अगर लेबर 8 घंटे काम करती है तो वो 8 घंटे ही काम कर रही है, अगर 10 बंदे 8 घंटे काम करते हैं तो 10 बंदे 8 घंटे ही काम कर रहे हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई 4 या 5 घंटे काम कर रहा होगा। और वेयर नो मोर प्रोडक्शन इज पॉसिबल, या वो ऐसी सिचुएशन जहां पर हमें पॉसिबल ही नहीं है कि हम मजीद प्रोडक्शन कर सकें, तो सर वो ऐसा ही केस होता है जहां पर प्रोडक्शन पहले ही फुली यूटिलाइज हो रही होगी। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहते हैं। सर, इन शॉर्ट रन सप्लाई चेंज टू दी प्राइस लेवल, शॉर्ट रन में सप्लाई जो है वो प्राइस लेवल के साथ साथ चेंज हो रही है, क्योंकि हमने कल भी पढ़ा था कि सप्लाई का जो है सप्लाई चेंज ही प्राइस लेवल के साथ होती है। अगर प्राइस लेवल ज्यादा होगी तो सप्लाई ज्यादा होगी, प्राइस लेवल कम होगी तो सप्लाई कम होगी। अगर यहां से भी हम देखें तो ये देखें, प्राइस मैंने अगर इंक्रीज की है तो साथ में मेरी सप्लाई भी क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या है? सप्लाई स्टे इंडिपेंडेंट ऑन प्राइस लेवल, लेकिन लॉन्ग रन में कोई भी इफेक्ट इस पे नहीं है। मैं कलर चेंज करके शो करवा रहा हूं। अगर देखें लॉन्ग रन में मैंने प्राइस को इंक्रीज भी किया है तो वो उसमें किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आ रहा, मैं चाहे जितनी भी प्राइस बढ़ा लूं उसमें किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आ रहा। उसके बाद है जी, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई रिप्रेजेंट दी प्रोडक्टिव पोटेंशियल, और ये जो लॉन्ग रन कर्व है ये हमें बताती है प्रोडक्टिव पोटेंशियल, कि हम ये प्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या होता है ये भी अभी हम डिस्कस तो करेंगे, तो बेहतर है कि इसे आप यहीं पर ही समझ लें। प्रोडक्टिव पोटेंशियल ये होता है कि जहां तक हम किसी चीज को प्रोड्यूस कर सकते हो, जहां पर हम किसी चीज, जहां तक पॉसिबिलिटी है कि हम इस चीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो प्रोडक्टिव लेवल होता है। लॉन्ग रन एग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑन प्राइस लेवल, ये हमने बता दिया, और इसकी जो कर्व होता है वो वर्टिकल होता है, और ये हमें नजर आ रहा है कि इसका जो कर्व है वो वर्टिकल है। अब सर, जहां पर आपका शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, जहां पर आपका शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, तो वो क्या कहलाएगा? वो पॉइंट आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहलाएगा, जहां पर आपका शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को कट कर रहा होगा, वो पॉइंट आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का पॉइंट होगा। और जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का कर्व होगा वो हमें बताएगा कि हमारी जो है
वो प्रोडक्टिव पोटेंशियल कितनी है, हम कितनी चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं। सर लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई जो है, क्या ये इसमें शिफ्ट हो सकता है? जी इसमें शिफ्ट आ सकता है। इसमें शिफ्ट किन वजह से आएगा? इंक्रीज इन दी क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप को अगर हम इंक्रीज करवा दें या उनकी क्वालिटी को बढ़ा दें, तो हम क्या कर सकते हैं? अपने लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। सर आप गलत कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि प्राइस की इंक्रीज करने से सप्लाई कम होती है। हमने लॉ ऑफ सप्लाई में क्या पढ़ा था कि प्राइस के इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज होती है। तो आपसे सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हिम्मत करके चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 की जो रिकॉर्डिंग है वो ले लें। अगर आपका लेक्चर मिस हो गया था और अगर आपने लेक्चर लिया था तो आप जाके एक दफा उसे अच्छे से बुक से रीड करें, उसके एमसीक्यूज करें, उसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपके वीक नहीं रहेंगे। और जो जो चैप्टर्स मैं डेली करवाता जा रहा हूं, इसे जाके एक दफा आप जिस टीचर की भी जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं, आप उस बुक को फॉलो कीजिएगा और एक दफा रीड कीजिएगा और इसमें जो भी एमसीक्यूज हैं आप उन एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद जहां पर भी जो भी मसला हो आप वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर करूंगा। इंप्रूवमेंट इन लेबर स्किल्स, आप लेबर की स्किल्स को इंप्रूव करके अपनी जो है पोटेंशियल को, जो आपकी प्रोडक्टिव पोटेंशियल है उसको बेहतर कर सकते हैं। Y1 यानी कि आपको ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, मैंने पहले ही बताया कि आपकी प्रोडक्टिव पोटेंशियल को बताता है। तो आप अपनी प्रोडक्टिव पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? इंक्रीज कर दें अपनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को या क्वालिटी को। उसके बाद इम्प्रूव कर लें अपनी लेबर स्किल को, इम्प्रूवमेंट कर लें अपनी टेक्नोलॉजी में, ये एक्सप्लोर कर ले न्यू नेचुरल रिसोर्सेज को। तो ये 4 वजूहात हैं जो आपकी शिफ्ट कर देती हैं लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। सर नेक्स्ट है केनेजियन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। एग्रीगेट सप्लाई कर्व, सर ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, एक शॉर्ट रन पढ़ा, एक लॉन्ग रन पढ़ा। शॉर्ट रन में हमने ये पढ़ा कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई जो है ये उसका कर्व एग्रीगेट सप्लाई जैसा है, यानी कि सप्लाई की तरह है, जो कि क्या हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और इंक्रीज हो रहा है। लॉन्ग रन में हमने ये पढ़ा कि ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये पैरेलल टू क्या है जी? ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ये हमने, ये सॉरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये भी हमने पढ़ा। ये अब क्या है? वर्टिकल, ये भी हमने पढ़ा लॉन्ग रन में। और इसने कहा, केनेजियन कहता है बिलीव्स दैट देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। इनमें कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है, इनका कर्व एक जैसा ही है, एक ही कर्व है। पहले वो कर्व क्या रहता है? पहले वो कर्व फ्लैट रहता है, उसके बाद वो क्या हो जाता है? वो पैरेलल टू आपके, ऐसे कह लेंगे, वो वर्टिकल में चला जाता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाता है। अब इसमें एक ऐसी सिचुएशन है, पहले मैं स्टोरी आपको बताता हूं। केनेजियन जो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि जब आप रिसेशन में होते हैं, जब आपकी इकोनॉमी रिसेशन में होती है, ये इकोनॉमी जब आपकी रिसेशन में है, और ये इस डायग्राम में भी आपकी इकोनॉमी रिसेशन में, जब आपकी इकोनॉमी रिसेशन में होती है तो आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये आपका अब कर्व एग्रीगेट सप्लाई कहलाएगा, क्योंकि वो कहता है कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ना शॉर्ट रन में ना लॉन्ग रन में। तो आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व वो कहता है फ्लैट रहेगा। आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या रहेगा? फ्लैटर रहेगा। ये ब्लैक में है तो मैं कलर चेंज कर रहा हूं। आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व फ्लैटर रहेगा। तब आप क्या करेंगे? इस स्टेज पर आप कहां पर नहीं होंगे? आप उस स्टेज पर नहीं होंगे जहां पर आपको फुली यूटिलाइज करने चाहिए अपने
रिसोर्सेज। आप इस स्टेज में अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे होंगे जब आपकी इकोनॉमी किस में होगी, रिसेशन में होगी। वहां पर आपके पास कुछ ना कुछ स्पेयर कैपेसिटी में मशीनरी पड़ी होगी, और वो स्पेयर कैपेसिटी में जो मशीनरी पड़ी हुई है आप उसे यूटिलाइज करके अपनी प्रोडक्शन को करेंगे रहे होंगे, जहां पर आपका लॉन्ग रन और शॉर्ट रन इक्वल होगा। यानी कि ये वो पॉइंट होगा जहां पर आप टर्न ले रहे होंगे, यहाँ पर आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होंगे। यहाँ पर अब आप कहाँ पर आ गए हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आ गए हैं, और यहाँ पर आप तमाम चीजें जो है वो प्रोड्यूस कर चुके हैं, आपकी मशीनरी जो है वो फुल कैपेसिटी पर आ चुकी है। इस लेवल पर आपकी जो है वो मशीनरी फुल कैपेसिटी पर आ चुकी है, आपने वो चीजें तैयार कर ली। जब आपकी मशीनरी फुल कैपेसिटी पर आ चुकी है तब आपका कर्व जो है जब आप पोटेंशियल लेवल में आ चुके हैं तो अब आपका कर्व क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। और सर जब कर्व वर्टिकल हो जाएगा तो आप प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? आपके तमाम रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो चुके हैं। अब आप लेकिन आप अपनी प्रोडक्शन को नहीं मशीन। सर बस सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट रहे, इसके बाद होगी 10 मिनट की, उसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर वॉइस में इशू आ रहा है, बताइएगा वॉइस आ रही है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मेंशन हो रही है कि वॉइस जो है बिल्कुल यहाँ पर तो ठीक है। जल्दी बता दें सर, वॉइस ठीक है या नहीं? ओके, फिर मैंने मैसेज लीड आई थिंक देखा है जिसकी वजह से ये इशू हो रहा है, मैंने इतना वेट किया। तो अब जो एक कॉन्सेप्ट रह गया ना वो है नेशनल इनकम। सर ये स्लाइड की जो है वो या तो आप पिक ले लीजिएगा या मैं आप लोगों के साथ शेयर कर वो ऐसे लेकर सेंड कर दूंगा। नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम कब होगा? सर जहां पर आपकी एग्रीगेट डिमांड आपकी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा, उस सिचुएशन पर आप एट इक्विलिब्रियम पर होंगे। और वो इक्विलिब्रियम किसका होगा? वो नेशनल इनकम का होगा। अब नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम पर कब होंगे? जब आपका एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई होगा। और आपकी बुक में एक और कॉन्सेप्ट है, वो है इफेक्टिव डिमांड का। और सर इफेक्टिव डिमांड भी यही होती है कि जब आपकी एग्रीगेट डिमांड, नंबर 2 पे इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव डिमांड कब होगी? जब आपकी एग्रीगेट डिमांड शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी। सर अब इसकी डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में मैं ये कहता हूं कि यहां पर मेरा प्राइस लेवल है और यहां पर रियल नेशनल आउटपुट है। सर अब इस स्टेज में मैं कहता हूं कि ये मेरे पास है सप्लाई, ये है मेरे पास डिमांड। सप्लाई और डिमांड मैंने मेंशन कर दिया। अब यहां पर ये जो प्राइस है ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई जहां पर इक्वल होंगे वो हमें पता है कि मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाता है। और जो यहाँ पर क्वांटिटी होगी या इनकम होगी ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी इक्विलिब्रियम कहला रही होगी। अब यहाँ पर एक इनकम है, मैंने इसके साथ इफेक्टिव लिखा है, ये भी मैं आपको बता दूंगा।
इसके बाद मैं कहता हूं कि ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। सर यहाँ पर ये जो मेरी सप्लाई है ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई ही होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो सप्लाई है वो ही एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगी जब हम तमाम का सम ले लेंगे। उसके बाद मैंने ये बोला कि जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है वो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कहला रही होती है। और फिर मैंने ये कहा कि जब शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड होगी तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कहला रहा होगा। अब देखें ये मेरा एग्रीगेट डिमांड है और ये एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं तो ये मेरा क्या कहलाएगा, अब ये मेरा इक्विलिब्रियम कहलाएगा। और इसे मैं क्या कह रहा हूँ, इक्विलिब्रियम भी कह सकता हूँ और मैं इफेक्टिव डिमांड भी कह सकता हूँ। सर अब अगर मैं यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी मेंशन कर दूं, ये क्या है, अब मैंने ये जो प्राइस के इंडिपेंडेंट बना दी है ये मेरे पास लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है। और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई में मैंने ये बोला कि जब शॉर्ट रन इज इक्वल टू लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई होगा, यहाँ पर शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। तो जब ये केस होगा, इस केस को हम ये कहेंगे कि इस केस में हम कहां पर होंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होंगे। तो ये होती है हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो बेसिकली इसमें हमने जस्ट यही डिस्कस करना था। ये डायग्राम से आप एसएस भी ले सकते हैं और आप जो है वो मैं रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं, वहां से आप एसएस ले लें या मैं आपको निकाल के भी सेंड कर दूं। ओके जी, अब आ जाएगा आउटपुट गैप। सर आउटपुट गैप में दो तरह से आपके पास गैप होंगे, एक गैप होगा पॉजिटिव और एक गैप होगा नेगेटिव। एक पॉजिटिव गैप होगा, एक नेगेटिव गैप होगा। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव गैप क्या होता है और नेगेटिव गैप क्या होते हैं। सबसे पहले दो वर्ड वो आप देख लें, एक एक्चुअल और एक पोटेंशियल। एक आपके पास जो है एक्चुअल और एक आपके पास क्या होगी, पोटेंशियल। सर आपकी जो मैं कह सकता हूं कि पढ़ने की सलाहियत है या जागने की सलाहियत के एक बंदा जो है वो 12 घंटे जाग सकता है, 12 आवर्स जो है वो जाग सकता है, लेकिन एक्चुअल में अगर उसके हाथ में मोबाइल दे दिया गया है तो वो 6 आवर्स भी जाग रहा है। और अगर उसको कोई काम कह दिया है तो वो 8 आवर्स भी जागेगा, वरना कहेगा मुझे नींद आ रही मैं सोने जा रहा हूं। तो क्या है, एक्चुअल वो है जो आप कर रहे हैं, जो आप कर रहे, नीचे लिख देता हूं मैं, अब जो आप कर रहे हैं। और पोटेंशियल क्या है, जो आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं। तो पोटेंशियल और एक्चुअल में डिफरेंस उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो इसी में बेसिकली यही है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल। हमने एक्चुअल और पोटेंशियल में डिफरेंस ही देखना है। अगर तो सर आप जितना कर सकते हैं और जितना आप कर सकते हैं आप उससे ज्यादा कर रहे हैं, मींस के ऐसा है कि आप आम टाइम में मैं कहता हूं सिर्फ इतना पढ़ते हैं, ये जो लाइन है सिर्फ आप 8 घंटे आम रूटीन में पढ़ते हैं, आप इससे ज्यादा नहीं पढ़ते। अब क्या हुआ, आपके एग्जाम्स आ गए, एग्जाम का प्रेशर आप पे आया, आपने कहा अब 8 नहीं अब 12 घंटे पढ़ेंगे तो काम सही से होगा। या कि ऐसे हिसाब लगा लें कि पहले अगर आप 40 मिनट की क्लास लेते थे तो उसमें भी बोर होते थे और आप मजबूरन मुझे जो आप सुन रहे हैं वो 2-2 घंटे भी सुन रहे हैं, लेकिन मैंने साथ में मजबूरन का वर्ड बोला है कि मजबूरी से सुन रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा कोई क्लास बैठ नहीं ना सकता। मजबूरी क्या है
कि आपका एग्जाम है, पहले आप 40 मिनट में थक जाते थे, अब 2-2 या 3-3 घंटे की क्लास भी आप सुकून से ले सकते हैं। आप अपने जो है वो क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल से भी ज्यादा दे रहे हैं। मींस कि आप पहले आप 8 घंटे पढ़ सकते हैं, आप 8 घंटे पढ़ सकते हैं और ये आपका क्या है, पोटेंशियल है, इतना आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अब आप अपनी पोटेंशियल से भी ज्यादा दे रहे हैं। मींस कि आपकी एक्चुअल आपकी असल पोटेंशियल से भी, यानी कि आपकी असल ताकत से भी ज्यादा है। अब आप जो कर सकते थे आप उससे भी ज्यादा कर रहे हैं। तो जब आप अपनी पोटेंशियल से ज्यादा अपनी एक्चुअल को देंगे, देखें आपकी पोटेंशियल कितनी थी ये, अब आपने इस लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा, मींस कि इससे आगे आपकी सलाहियत जस्ट यहां तक थी, आप लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई तक दे सकते थे, लेकिन आप इससे भी आगे बढ़ गए। तो क्या हुआ कि आपने एक्चुअल ज्यादा दिया है अपनी पोटेंशियल से। तो जहां पर आपका पोटेंशियल आपका एक्चुअल आपकी पोटेंशियल से ज्यादा होगा, मतलब कि आप पढ़ 8 घंटे सकते थे, लेकिन पढ़ कितने रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं। तो क्या है, आप अपनी पोटेंशियल से भी ज्यादा दे रहे हैं, तो आप उसे कहेंगे ये पॉजिटिव गैप है। और सर जब ये आप देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रही है। तो सर जब ये प्राइस इंक्रीज हो रही है तो ये जो गैप है इसको तो आप पॉजिटिव गैप भी कह सकते हैं, या इसको आप इन्फ्लेशनरी गैप भी कह सकते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होगा, इन्फ्लेशनरी गैप ऐसा होगा जिसमें आप क्या कर रहे होंगे, अपनी एक्चुअल अपनी पोटेंशियल से भी ज्यादा दे रहे होंगे। इन्फ्लेशनरी गैप एग्जिस्ट दैट रिप्रेजेंट रिसेशनरी कंडीशन, और इस कंडीशन में क्या होगा, रिसेशन। और अब इसमें रिजल्ट अगर देखें तो इस केस में आपकी एग्रीगेट डिमांड, देखें डिमांड कर्व क्या हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, तो आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई है, बढ़ गई है, और आपका प्राइस लेवल भी क्या हो गया है, बढ़ गया, जिसकी वजह से कौन सा गैप क्रिएट हो गया है, इन्फ्लेशनरी या पॉजिटिव गैप क्रिएट हो गया, जिससे कि आप आउटपुट पॉजिटिव आउटपुट गैप की भी कहते हैं। इसी तरह नेगेटिव गैप है, नेगेटिव गैप में क्या होगा, नेगेटिव गैप ऐसा गैप होगा जिसमें आप अपनी पोटेंशियल से अपनी एक्चुअल कम दे रहे होंगे। मींस कि आप 8 घंटे पढ़ सकते हैं लेकिन आप 4 आवर्स पढ़ रहे हैं। मींस कि आप 8 आवर्स पढ़ सकते हैं लेकिन आप पढ़ कितने रहे हैं, 4 आवर्स। मींस कि आप 8 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपकी पोटेंशियल है, यहां तक आप जा सकते हैं, लेकिन आप दे कितनी रहे हैं पोटेंशियल, 4 आवर्स की दे रहे हैं। मींस तो ये फिर आपकी क्या होगी, ये एक्चुअल होगी। तो आपकी पोटेंशियल से, ये आपकी पोटेंशियल है, ये आपकी एक्चुअल है, तो मींस कि आप अपनी पोटेंशियल से एक्चुअल कम दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव गैप कहलाएगा। और इसके केस में देखें प्राइस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसको हम डिफ्लेशनरी गैप भी कहेंगे, जिसमें आप अपनी एक्चुअल से अपनी एक्चुअल कम रखेंगे अपनी पोटेंशियल से, तो उसे डिफ्लेशनरी गैप कहेंगे। और इस गैप में आपकी डिमांड अगर आप देखें तो डिमांड कर्व जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेफ्टवर्ड आ रही है, तो डिक्रीज हो रही है, तो इससे आपका प्राइस लेवल भी कम हो रहा है और जिससे आपका डिफ्लेशनरी गैप जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6 जिसे हमने कल कंप्लीट करना था। अब जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो 7:15 पर वापस जो है वो अगेन क्लास में आ जाइएगा। मीटिंग जो है वो चल रही होगी और आप अगेन 7:15 पर मीटिंग में आ जाइएगा। किसी बच्चे का वेट नहीं किया जाएगा और हो सकता है कि लेक्चर भी रिकॉर्ड ना हो रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो तमाम बच्चे 7:15 पर अगेन क्लास में आ जाइएगा। ओके बच्चों, तब तक के लिए खुदा हाफिज।